से तैयार की गई। और दाऊद इब्राहिम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पहली बार पाकिस्तान ने कबूला है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में दाऊद का भी नाम है। पाकिस्तान ने कबूला दाऊद कराची में व्हाइट हाउस में रहता है। पाकिस्तान के द न्यूज अखबार ने यह खबर दी है। FATF को पाकिस्तान ने 88 टेररिस्ट की आतंकियों की जानकारी दी और पाकिस्तान ने पहली बार यह कबूला है कि दाऊद व्हाइट हाउस नाम की एक बिल्डिंग में कराची में रहता है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की यह लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल है। पाकिस्तान ने कबूला है कि दाऊद कराची में व्हाइट हाउस में रहता है। पाकिस्तान के द न्यूज अखबार ने यह खबर दी है और FATF को पाकिस्तान ने 88 आतंकियों की लिस्ट की जानकारी दी है। तो पाकिस्तान ने पहली बार कबूला। भारत हमेशा यह कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहता है और इस बार पहली बार पाकिस्तान ने कबूला है। दाऊद इब्राहिम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक लिस्ट जारी की है जिसमें 88 आतंकियों के नाम है, इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है इस लिस्ट में। और पाकिस्तान ने कबूला है कि दाऊद इब्राहिम कराची में व्हाइट हाउस में रहता है। पाकिस्तान के द न्यूज अखबार ने यह खबर दी है। FATF को पाकिस्तान ने 88 टेररिस्ट की जानकारी दी है। लिस्ट ये निकाली गई और इस लिस्ट में पहली बार यह कबूला है पाकिस्तान ने कि दाऊद इब्राहिम कराची के व्हाइट हाउस में रहता है। भारत ने लगातार यह बात कही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा रहता है, पाकिस्तान में ही रह रहा है, कराची में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं कबूला। पहली बार यह बात कबूली है पाकिस्तान ने। और मुंबई ब्लास्ट के वक्त जो वकील थे उज्जवल निकम साहब, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उज्जवल निकम साहब, बड़ी खबर, पाकिस्तान ने पहली बार कबूला है कि दाऊद इब्राहिम कराची में व्हाइट हाउस में रहता है। आपका रिएक्शन? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज तक पाकिस्तान हमारे भारत से झूठ बोल रहा था और पाकिस्तान वापस एक झूठ मक्कार है, ये साबित हो गया है। अभी देखना है, पाकिस्तान ने ये एडमिट किया, इसलिए एडमिट किया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर और पाकिस्तान का फाइनेंस पूरी तरह से लॉकडाउन होने की वजह से पाकिस्तान को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अभी देखते हैं कि पाकिस्तान एडमिट करने के बाद क्या इंडिया को सौंप देगा, यही बड़ा चैलेंज है। और जहां तक मुझे लगता है कि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में ये दाऊद इब्राहिम, उसके खिलाफ जो आज नॉन और वारंट निकल चुके, इंटरपोल रेड कॉर्नर की नोटिस निकल चुकी है, उससे उनको बाहर जाना पड़ेगा। पर उज्जवल निगम साहब, सवाल वही है जो आपने भी कहा कि ये पाकिस्तान पर शायद इंटरनेशनल दबाव है। हाफिज सईद के बारे में भी जो उसके ऊपर मुकदमे चलाने की बात होती है, कहीं ये आई वॉश की तरह तो नहीं होगा? ये जो 88 टेररिस्ट की लिस्ट सौंपी गई है FATF को, किस तरह से देखें इसको? देखिए, पाकिस्तान ये बात जरूर नकारेगा उसको हैंड ओवर करने के लिए, लेकिन हमारे पास कानून का और प्रावधान है और मुझे लगता है हम इसका जरूर इस्तेमाल करेंगे। और अब जिस तरह से ये लिस्ट आई है, अब इसके बाद किस तरह का एक्शन जो होगा वो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, अब क्या समझा जाए इस लिस्ट से? देखिए, अब ये लिस्ट आने के बाद हमारे पर पाकिस्तान में तो कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान को रिपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान ये रिपोर्ट करना मुश्किल है और इसीलिए हमें और हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यूज करना पड़ेगा ताकि लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह एक है कि दाऊद इब्राहिम अभी बुढ़ा हो गया है, पाकिस्तान के लिए कुछ काम का नहीं है, ये पाकिस्तान को जानता है। लेकिन पाकिस्तान में कंट्रोल चलता है ISI और पाकिस्तान का आर्मी का, और इसीलिए पाकिस्तान भारत को सौंपने के लिए तकलीफ देगा। बिल्कुल, ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं उज्जवल निगम साहब, इसमें जो 88 टेररिस्ट है, इसमें दाऊद का नाम है, इब्राहिम का नाम है, कास्कर का नाम है, ये तमाम नाम जो है इस लिस्ट में शामिल हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये लिस्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें 88 जो टेररिस्ट जिनके नाम सौंपे गए हैं वो इस लिस्ट में उनके सबके नाम मौजूद हैं। आपको बता दें, इस लिस्ट में देखिए सबसे ऊपर जो टॉप का नाम है वो दाऊद इब्राहिम का नाम है और उसके अलावा इब्राहिम कास्कर का नाम है। उसके अलावा इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ है, वो तमाम चीजें इसकी डिटेल जो है वो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। शेख दाऊद हसीम, उसके अलावा अब्दुल हमीद, अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन, शेख इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर,
दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर, उसके अलावा दाऊद इब्राहिम मेमन, दाऊद साबरी कास्कर, दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल रहमान, ये तमाम नाम जो हैं इसमें उनकी पूरी डिटेल के साथ, यानी वो कहां कहां हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनके एड्रेस क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस लिस्ट में टॉप पे नंबर 1 पे आप देखिए नाम जो है वो दाऊद इब्राहिम का है, वो व्हाइट हाउस में कराची में रह रहा है। ये पूरी डिटेल जो है उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका प्लेस ऑफ बर्थ, वो तमाम चीजें इन टेररिस्ट की पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो इस लिस्ट में दिया गया है। और ये पाकिस्तान के एक अखबार ने ये लिस्ट जो है वो जारी की है। और जाहिर बात है, जैसा कि उज्जवल निकम साहब भी बता रहे थे कि दबाव पाकिस्तान पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का था, इसलिए। और खालिद महमूद साहब हमारे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। खालिद महमूद साहब, ये 88 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और क्या समझा जाए इसमें? साफ ये कहा गया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची के व्हाइट हाउस में रहता है। जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज ये लिस्ट जारी की है और मुख्तलिफ जमातों को भी जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई है, जिसमें हाफिज सईद, दाऊद और अजहर वगैरह भी शामिल हैं, 88 लोगों की है। तो पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ रहा है और जब भी इसको कहीं से सबूत मिले हैं दहशतगर्दी के हवाले से, किसी के बारे में कुछ सबूत मिला है, वो उसको दहशतगर्द करार दे देता है। इस दफा भी यही हुआ है कि इसके पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव था कि जितने भी दहशतगर्द हैं, अगर उनको पाकिस्तान दहशतगर्द करार नहीं देता तो FATF में पाकिस्तान को शायद ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता था। तो पाकिस्तान ने इस वक्त जो इकदाम उठाए हैं उससे यकीनी तौर पे दुनिया को एक अच्छा मैसेज भी गया है और पाकिस्तान की अपनी भी इसमें फेस सेविंग हुई है। जी, तो खालिद महमूद साहब, भारत तो लगातार ये कहता आया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को नहीं माना। अब जाकर ये जो 88 टेररिस्ट की लिस्ट जारी की गई है, इसमें टॉप पर अब दाऊद इब्राहिम का नाम है। जी, पाकिस्तान पहले ये कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम और दूसरे दहशतगर्द वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जिस वक्त तफ्तीश की गई और इन्वेस्टिगेशन की गई तो इनकी असल लोकेशन का पता चला। तो अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान को जब दाऊद का लोकेशन का पता चला तो पाकिस्तान ने इसका इकरार किया है और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया भर में जिस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है और पाकिस्तान भी उसमें दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है, भारत भी रहा है, तो अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान वो इकदाम उठाएगा जिससे पूरे खित्ते में एक अमन की फिजा पैदा हो। और FATF में जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला गया था, जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर मुतालबा किया गया था, पाकिस्तान ने वो मुतालबात पूरे किए हैं और आइंदा यकीनी तौर पे FATF में इसको कामयाबी मिलने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए खालिद महमूद साहब। और हमारे साथ मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, किस तरह से देखा जाए अब ये लिस्ट जो है जारी हुई है, जाहिर बात है इंटरनेशनल प्रेशर था, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? क्योंकि हाफिज सईद को लेकर भी एक तरह से आई वॉश भारत लगातार कह रहा था कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस बात को माना नहीं था। पंकज, इस पे सबसे ज्यादा बड़ी जीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से पाकिस्तान को कॉर्नर करने की रणनीति थी और सभी के सामने यानी इंटरनेशनल फोरम पर एक्सपोज करने की रणनीति थी, वो कामयाब हुई है। दूसरी इसमें बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है और व्हाइट हाउस का उसका पता है। उसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तोयबा का हाफिज सईद समेत साथ में तहरीक-ए-तालिबान, अल-कायदा और जो तमाम आतंकी संगठन है जो लगातार एक तरीके से भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और दूसरे देशों में आतंकियों को भेजकर जो लगातार आतंकी वारदात करना चाह रहे थे, दरअसल उनको एक्सपोज किया गया है। और इसकी मुख्य वजह है कि जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर भारत सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने यानी FATF के सामने पाकिस्तान को कॉर्नर किया, पाकिस्तान को बताया कि एक रोग नेशन है और ये लगातार जो पैसे इसको मुहैया करवाए जा रहे हैं उसका पूरा इस्तेमाल ये आतंक की गतिविधियों पर लगा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि ये 88 आतंकी हैं जिसमें जैश, लश्कर-ए-तोयबा, साथ में दाऊद इब्राहिम है उसका वो पूरा सिंडिकेट और नेक्सस के साथ साथ तहरीक-ए-तालिबान, अल-कायदा और ये तमाम वो आतंकी संगठन शामिल हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट होना है, उसके साथ साथ पाकिस्तान को फेस सेविंग भी करनी थी। इसीलिए अब पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर इस बात को माना है कि दाऊद मनीष, क्या ये सिर्फ फेस सेविंग है या इससे आगे भी कुछ होगा? क्या भारत को सौंपा जाएगा दाऊद इब्राहिम? क्योंकि मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम और भारत लगातार पाकिस्तान से कह रहा था कि दाऊद जो है वो पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है।
पंकज, जिसे आप इस तरीके से समझिए, जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद हाफिज सईद और साथ में जकीउर रहमान लखवी को उन्होंने जो हिरासत में लिया, डिटेंशन ली, जेल में ली, और ये एक लंबी प्रोसीजर था जिसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको वो भी बता दें कि 26/11 के तुरंत बाद ही जकीउर रहमान लखवी उस समय जेल में था और वो पिता भी बना। तो आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान की पूरी तरीके से फेस सेविंग की रणनीति है, और यही वजह है कि जैसा दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है उसी को देखते हुए पाकिस्तान ने रणनीतिक तौर पर यहां पर जो उनके एसेट्स, मूवेबल एसेट्स हैं, इनको सीज करने के लिए 88 जो कुल मिला के 88 की लिस्ट इन्होंने तैयार की है, जिसमें वो आतंकी संगठन यानी जो एक तरीके से वॉर अगेंस्ट नेशन कर रहे थे उन सभी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट के तौर पर उन्होंने लॉक किया है, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके बैंक अकाउंट है, उनको सीज कर देगा। लेकिन ये दरअसल एक प्रॉपर रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान की फेस सेविंग है। इससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है हाफिज सईद और साथ में मौलाना मसूद अजहर के नाम पर। लेकिन आपको फिर से एक बार बता दूं, कैनवस में सबसे बड़ी खबर इसी बात की है कि औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ने इस बात को माना है कि दाऊद इब्राहिम और उसका पूरा कुनबा इस समय पाकिस्तान में है। दूसरी बात, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तौयबा के जो मास्टरमाइंड है वो इस समय पाकिस्तान में है, और वहीं से पूरा ये सिंडिकेट तैयार हो रहा है। यानी ऑफिशियली अब पाकिस्तान की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये डर कह लीजिए, या फिर प्रधानमंत्री की नीति की जिसकी वजह से पाकिस्तान को पूरी तरीके से कॉर्नर किया और पाकिस्तान अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और यही वजह है कि फेस सेविंग के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी 88 जो लिस्ट जारी की है, इसमें साफ तौर पे कहा है कि इनकी मूवेबल और इमूवेबल जो संपत्ति है, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको सीज किया जाएगा, इनको लॉक किया जाएगा, इनको जीरो इन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पूरा पैरामीटर्स जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका मुआयना कर रहा है। तो ये रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान की फेस सेविंग है। और लेकिन आपको यह भी बता दें कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, जिस समय ये लिस्ट जारी की गई उस दौरान भी पाकिस्तान ने लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है और सीजफायर वायलेशन किया है। तो ये एक बिल्कुल साफ संदेश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एरिना पे ये दिखाना चाहता है कि वो एक तरफ अफगानिस्तान में जहां आतंकवाद फैला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद ही अपने आप को बेचारा साबित करना है। इसीलिए उसने फेस सेविंग के लिए ये पूरी रणनीति अपनाई है। इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं मनीष, फेस सेविंग की जहां तक बात है, जाहिर बात है इंटरनेशनल दबाव था, लिहाजा ये 88 टेररिस्ट की लिस्ट जारी की गई, बाकायदा इसमें उनकी डिटेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ और पूरा एड्रेस वेड्रेस सब दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ हाफिज सईद को हम देखते हैं मुकदमे उस पर चल रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो तकरीरें कर रहा होता है, रैलीज में शामिल हो रहा होता है। यहां पर इससे आगे एक्शन क्या उम्मीद की जाए पाकिस्तान से? देखिए, आपको मैं बिल्कुल साफ तौर पे बताऊं, क्योंकि आपने हाफिज सईद का जिक्र किया, तो 26/11 का मेन मास्टरमाइंड हाफिज सईद और साथ में जकीउर रहमान लखवी और उसके साथ अबू जुंदाल था। अबू जुंदाल को एक लंबी जद्दोजहद के बाद भारतीय एजेंसीज वापस लेकर आई और इस समय वो जेल में है। लेकिन उसके बावजूद भी जकीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद पे उस दौरान भी शिकंजा कसा गया, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ज्यों की त्यों थी, क्योंकि वो जेल में रहने के बावजूद भी लगातार तकरीरें पढ़ रहे थे, साथ में अल्फा 3 कंट्रोल रूम यानी जो आतंक का कंट्रोल रूम है वहां पर जाकर उनको ट्रेंड कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, और आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से मदद कर रही है। तो आपको पंकज इस बात को भी समझना होगा कि जो लिस्ट 88 आतंकियों की जो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से जारी की है, दरअसल ये पूरी तरीके से अब सिक्योर जोन में होगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस लिस्ट को दिखाकर यह पाकिस्तान बताना चाहता है कि यहां पर मौजूद है। और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए तो हो सकता है कि यहां से चाहे दाऊद इब्राहिम हो या फिर मौलाना मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी या फिर दैश या फिर आईएसआई के लोग जो अलकायदा के आतंकी हैं, उन सभी को एक सेफ हाउस में उन्होंने भेज दिया हो। और ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई का एक बड़ा प्लान हमेशा से रहा है, चाहे वो 26/11 का आतंकी हमला हो या फिर दिल्ली अटैक हो या फिर उसके बाद जो आतंकी हमले हुए वो। अब इंटरनेशनल प्रेशर जब बिल्डअप हुआ पुलवामा अटैक के बाद से लेकर, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, साथ में एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से लेकर अभी तक भारत की रणनीति बिल्कुल साफ रहेगी, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पूरी तरीके से एक्सपोज किया जाए। और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दबाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ने लगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे, और पाकिस्तान को इस बात का बिल्कुल पता था कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बैठक होने वाली है उसमें अगर पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसके जो पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस समय जो आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की, पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा क्षति पहुंचाने वाला, यानी उसकी स्पाइन जो होगी वो पूरी तरीके से टूटेगी। और यही वजह है कि इंटरनेशनल फोरम पे वो ये बताना चाहता है पाकिस्तान कि वो
पूरी तरह से खुद टेररिज्म से प्रभावित है, जो कि इसकी बिल्कुल उल्टी कहानी है। और यही वजह है कि उसने ये 88 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। आपको ये भी समझना होगा कि इसमें 88 आतंकी वो आतंकी हैं जो पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई के संरक्षण में हैं। आप चाहे हाफिज सईद की बात करें, जकीउर रहमान लखवी की बात करें, उसके साथ साथ अगर आप मौलाना मसूद अजहर की बात करते हैं, असगर रऊफ की बात करते हैं, या फिर आप दाऊद इब्राहिम या उसके पूरे कुनबे की बात करते हैं। दाऊद इब्राहिम पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई की सरपरस्ती में है। उसके साथ साथ हाफिज सईद को पूरा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। जो तस्वीरें आई, तकरीरें पढ़ती हुई आई, उसमें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स का जो पूरा एक कंट्रोल जो क्विक एक्शन टीम है वो उनको गार्ड करती है। तो आप ये समझ लीजिए ये प्रॉपर एक तस्वीर है फेस सेविंग की पाकिस्तान की, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल एरिना में ये दिखाना चाहता है कि दरअसल हम खुद आतंकवाद को लेकर गंभीर हैं। वहीं उससे पलट एक और तस्वीर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी भारत पाकिस्तान की सरहद पर वो लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी कर रहा है, सीजफायर वायलेशन भी कर रहा है और लगातार आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा भी दे रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फेस सेविंग के तौर पर इन 88 आतंकियों की लिस्ट। मनीष इस वक्त हम दर्शकों को दाऊद इब्राहिम की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उसका अता पता सब कुछ बता रहे हैं। ये हिंदुस्तान तो बहुत पहले से जानता था और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान, ये देखिए, ये दाऊद इब्राहिम का घर है कराची पाकिस्तान में, जिसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। और पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है इसमें खुद इसका जिक्र किया है, इसमें साफ साफ लिखा है एड्रेस जो पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है दाऊद इब्राहिम का, वो उसकी तस्वीर आपके सामने है। एड्रेस लिखा है कराची पाकिस्तान, व्हाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क क्लिफ्टन, सऊदी मस्जिद के नजदीक क्लिफ्टन में व्हाइट हाउस से नाम से दाऊद इब्राहिम का घर है। ये उसी घर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, ये बात भारत लगभग 3 दशक से लगातार कहता आया है। भारत लगातार यह बात बताता आया है कि मुंबई धमाकों के बाद से पाकिस्तान में ही शरण मिली हुई है दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी करार दिया जा चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज से पहले एक बार भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम को उसी ने छुपा करके पनाह दे रखी है, सिक्योरिटी दे रखी है। उसके आने जाने के सारे इंतजाम, ठहरने के इंतजाम खुद पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई करती है। और अब जब दबाव पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का, तो पाकिस्तान ने 88 आतंकियों की लिस्ट जारी की, जिसमें पहली बार दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान ने लिया है। और बाकायदा उसके सारे अता पता, उसके एड्रेस, घर का पता, उसके पास जितने पासपोर्ट आज तक रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से इशू हुए हो, पाकिस्तान ने उसको पासपोर्ट दिया हो, दुबई में उसको, यूएई में उसको पासपोर्ट मिला हो, उन सारे पासपोर्ट्स तक का जिक्र इसमें किया गया है। सबसे बड़ी बात, उसके सारे पतों का जिक्र है। आपको फिर बता दें, पहला पता जो उसका दिया गया है वो है क्लिफ्टन में, कराची में, सऊदी मस्जिद के नजदीक व्हाइट हाउस के नाम से। दूसरा पता दिया गया है हाउस नंबर 37, 30th स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची पाकिस्तान। ये उसका दूसरा पता है। और तीसरा पता जो पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम का बता रहा है वो भी कराची में है। लिखा है पैलेशियल बंगलो इन द हिली एरिया ऑफ नूराबाद इन कराची, यानी एक भव्य बंगला, एक महल नुमा बंगला जो है वो उसके पास है नूराबाद में, कराची में। तो उसके 3 एड्रेस जो हैं वो यहां पर लगातार दिए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जारी इस लिस्ट में। उसके पिता का नाम दिया गया है शेख इब्राहिम अली कास्कर। आपको बता दें कि 20 से 30 लाइनों के अंदर एक पूरा बड़ा पैराग्राफ है जिसमें दाऊद इब्राहिम की सारी जानकारियां पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया के साथ शेयर की हैं। फिर मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं। नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर, टाइटल शेख, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1955, प्लेस ऑफ बर्थ खेर, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया। उसका जन्म कहां हुआ यह जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा वो किन किन नामों से जाना जाता है दाऊद इब्राहिम, वो भी दिया है। दाऊद इब्राहिम को शेख दाऊद हसन कहते हैं, अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज भी कहते हैं, अनीस इब्राहिम भी कहते हैं, हसन इब्राहिम कास्कर भी कहते हैं, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कास्कर भी कहते हैं, दाऊद इब्राहिम मेमन भी कहते हैं, दाऊद साबरी कहते हैं, कास्कर दाऊद हसन कहते हैं। ये सारे नाम दिए गए हैं दाऊद इब्राहिम के, जिन नामों से वो जाना जाता है। और वो नाम जो यहां भारत में हमको मालूम है कि उसको किन नामों से पुकारा जाता है, वो नाम भी आपको हम बता रहे हैं, जो कि जिसका जिक्र कर रहा है बड़ा सेठ, बड़ा भाई, मुच्छड़,
हाजी साहब, इन नामों से भी दाऊद इब्राहिम को पुकारा जाता है। AKA ऑल्सो नोन एज के आगे ये सारे उसके उपनाम जो हैं वो पाकिस्तान ने पहली बार जारी किए हैं। इन नामों का जिक्र हिंदुस्तान में लगातार होता रहा, उसका पता लगातार बताया जाता रहा। ये जो व्हाइट हाउस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान आज मान रहा है 3 दशक से ज्यादा के बाद कि दाऊद इब्राहिम यहीं कराची के क्लिफ्टन इलाके में सऊदी मस्जिद के पास एक बंगले में रहता है। भारत के बाद न जाने कब से कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, सेना का कोई भी जनरल हो, परवेज मुशर्रफ से लेकर आज के जनरल बाजवा तक, किसी ने इस बात को आज से पहले स्वीकार नहीं किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में पनाह लिए हुए है। अब जब पहली बार दबाव पड़ा है, FATF का दबाव खास तौर पर, जिसने अगर ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को कोई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लोन नहीं देगी, कोई बैंक उसको कर्ज नहीं देगा। पाकिस्तान की हालत यह है कि उसने जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जे लिए हुए हैं वो उनकी किश्तें तो छोड़िए, उनकी किश्तों का ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है, उसके लिए भी वो उधार लेता है। तो FATF के डर के मारे यह काम पाकिस्तान को करना पड़ा है। हमारे साथ लगातार मनीष प्रसाद बने हुए हैं। मनीष, इससे ज्यादा मक्कारी किसी देश की और क्या सामने आएगी? भारत दशकों से जो पता बताता रहा, जो नाम बताता रहा, पासपोर्ट के नंबर बताता रहा, वो आज तक स्वीकार नहीं किए पाकिस्तान ने, और आज बरसों बरस के बाद दबाव में वही डिटेल्स जारी कर रहा है। देखिए, यही वजह है कि फेस सेविंग की कोशिश पाकिस्तान लगातार करता आया है। और जब पहला डॉजियर दिया गया दाऊद इब्राहिम का मुंबई अटैक के बाद, उसके बाद ये जब आइडेंटिफाई करके लोकेट किया गया और बताया गया कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI ने दाऊद इब्राहिम को अपनी पूरी तरीके से पनाह में रखा हुआ है और सिक्योर करके रखा हुआ है, उसके बावजूद भी औपचारिक तौर पर अलग अलग फोरम पर पाकिस्तान इसे नकारता रहा, मना करता रहा कि दाऊद उनके पास नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ साथ जो रणनीतिक तौर पर पूरी तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो रणनीति तैयार की, दरअसल उसका असर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखने को मिला और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भी। और इस समय जो हालात ये हैं कि आपने ये देखा, ये जो 88 आतंकियों की लिस्ट है उसमें दाऊद इब्राहिम को प्रॉपरली लोकेट कर उसके पासपोर्ट ID, साथ में चाहे उसका क्लिफ्टन का घर हो, व्हाइट हाउस का घर हो, उसके पासपोर्ट्स की डिटेल, यहां तक कि एलियास, जो अब हमने आपको ध्यान होगा कि इंडिया टीवी ने जब ऑडियो दिखाया था दाऊद इब्राहिम का, तो उस दौरान भी इसको लोकेट करते हुए बताया था, इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि दाऊद इब्राहिम प्रॉपरली व्हाइट हाउस के में है और इस पूरे एरिया को पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ISI ने कवर कर रखा है। और दाऊद जब भी जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसकी मूवमेंट पूरी तरीके से पाकिस्तानी आर्मी देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर फोरम पे मना किया। लेकिन इस बार क्योंकि कहानी पूरी तौर पे इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है और अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो रणनीतिक तौर पर और साथ में डिप्लोमेटिक तौर पर पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो और बुरी हालत में नहीं। मनीष, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज दुनिया पाकिस्तान से पूछेगी नहीं। आपको 3 पते पाकिस्तान में, कराची में रहने के ठिकाने दाऊद इब्राहिम के मालूम है। 13 पासपोर्ट के नंबर जारी दिए हैं इस लिस्ट में। 13 पासपोर्ट यूज करता था दाऊद इब्राहिम, उसके पासपोर्ट के नंबर तक जारी किए हैं। कैसे रह रहा था वो कराची में? इतने साल से बंगले कैसे बना रहा था? सौरभ, सबसे बड़ी बात यही है, पासपोर्ट की डिटेल, एक्यूरेट डिटेल, एड्रेसेस, और ये भी मैं मान के चल रहा हूं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जब ये डिटेल शेयर की गई उस दौरान दाऊद को अपने इस बंगलो से डिसलोकेट कर किसी और जगह रख दिया होगा। लेकिन औपचारिक तौर पर पाकिस्तान ने बात कहा है। सौरभ, अगर ये आप 88 आतंकियों की लिस्ट देखेंगे ना, तो पहली बार पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है पूरी तरीके से कि वो मानता है कि अलकायदा का नेटवर्क वहां पर है, ISIS का मॉड्यूल यहां पर है, जैश ए मोहम्मद के आतंकी यहां पर हैं, लश्कर तोयबा के आतंकी यहां पर हैं, दैश के आतंकी, अलबद्र के आतंकी, ये सारे आतंकियों का हब कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तान है जिसने पहले ओसामा बिन लादेन को अबोताबाद में रखा और फिर दाऊद इब्राहिम को व्हाइट हाउस में रखकर हमेशा से मना करता आया। तो इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने ही खेल में फंस गया, ट्रैप हो गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दबाव, साथ में फाइनेंशियल एक्शन। अब बड़ी सवाल यह है कि पाकिस्तान अब दाऊद को बचाएगा कैसे? जब उसने पहली बार यह मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में इन पदों पर रहता है, तो अब कैसे गायब हो जाएगा अचानक? पाकिस्तान में हवा थोड़ी खा जाएगी उसको। अब पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव बना रहेगा कि वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर मुकदमा चलाए, उसे गिरफ्तार करे, भारत के हवाले करे। भारत में वो आतंकी गतिविधियों का गुनहगार है, उस पर गुनाह साबित हो चुका है अदालत की तरफ से। अब सवाल
सवाल यही है कि आज उसका जिक्र करने के बाद, कबूलनामे के बाद, पाकिस्तान दाऊद के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। यह बहुत बड़ी खबर है। आप सोचिए, दाऊद इब्राहिम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, भारत का गुनहगार, पाकिस्तान में है। अब इस बात को पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन आज की इस बहुत बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात करेंगे, हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट से बात करेंगे कि पाकिस्तान से कैसे दाऊद को अब भारत लाया जाए।